साथियों, अभी अभी संसद का प्रदूषणकालीन, माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। 15 दिन का सेशन था, सबसे छोटा सेशन पिछले कुछ सालों में। हर साल जब विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सेशन होता है, वो 21 से 28 दिन तक चलता है। इस बार सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाया गया था और 30 नवंबर इसकी शुरुआत पहली तारीख को हुई, दिसंबर पहले को हुई और आज 19 है। 30 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में जो एक औपचारिकता है, हर सेशन के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब भी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठते हैं और एक दो और मंत्री बैठते हैं। और उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उसका हम जिक्र करते हैं और सरकार की ओर से जो विधेयक वो लाना चाहते हैं और पारित करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें देते हैं। तो इसी के अनुसार 30 नवंबर को हमें कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे इस सेशन में। इस 14 में से 2 औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, मणिपुर को लेकर और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर 12 विधेयक की जानकारी हमें दी गई थी। उसमें से 5 आए ही नहीं इस सत्र में। इसकी जानकारी देना, मुझे पता नहीं क्यों देते हैं जानकारी जब उनका मकसद है ही नहीं कि ये विधेयक आए। मैंने 30 तारीख को राजनाथ सिंह जी से कहा था कि राजनाथ सिंह जी, ये तो औपचारिकता है जो आप हर सेशन के पहले निभाते हैं, पर हमारा अनुभव ये रहा है कि हर सेशन के समाप्ति के पहले आप कोई ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं। तो इस सेशन में आप कौन सा ब्रह्मोस मिसाइल निकालेंगे, उसकी जानकारी हमें थोड़ा दे दीजिए। वो हंसे, उनको जानकारी नहीं हुई होगी देन तब। तो ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने संकेत दिया था राजनाथ सिंह जी को, ऐसा ही हुआ। और एक विधेयक जो पारित हुआ दोनों सदनों में बड़े हंगामा के बीच में, वो आखिरी 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। 2 ऐसे विधेयक हैं जिसकी मांग विपक्ष ने की थी कि इसको कमिटी में भेजा जाए, और हमारी छोटी सी उपलब्धि है कि ये 2 बिल, एक सिक्योरिटीज बिल और दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन बिल है, उस समिति को भेजे गए हैं। इस सेशन की शुरुआत हुई और सरकार की ओर से जो वक्ता बोले, ये सेशन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपमान से शुरुआत हुई। सारा वंदे मातरम जो डिबेट था, जो बहस थी, जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर संसद में पेश करना सरकार की ओर से, और कुल मिलाकर यही निकला
कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में ये तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन तीन हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। किस वातावरण में ये सेशन चला? मैंने पहले ही कहा, ये शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। और मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में एक जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। ये मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है। जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर है। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो, एयर पोल्यूशन को लेकर। हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सकें। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे। पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, इसकी घोषणा की गई। एडजर्न्ड साइने डाई। हम तैयार थे आज लोकसभा में बहस के लिए, और हम तैयार थे कल बैठने के लिए राज्यसभा में बहस के लिए, और ये जानकारी हमने सरकार को दी। और प्रियंका गांधी जी के नाम पर एक डिस्कशन बुलेटिन में भी आया, और हम ये मानकर चल रहे थे, हमारी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो चर्चा आज होने वाला है, क्योंकि सारे देश में एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। ये न केवल दिल्ली तक सीमित है, सारे शहरों में। कल लखनऊ में, परसों लखनऊ में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत,
प्रदूषण ही प्रदूषण है। और हम चाहते थे इस पर बहस हो और हम रचनात्मक सुझाव देने वाले थे, पर कल मैं कहना चाहता हूं कि अचानक ये घोषणा की जाती है कि शीतकालीन सेशन अनिश्चित काल के लिए, अभी पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया, यानी कि लोकसभा एडजर्न साइने डाई। और आज राज्यसभा में, कल जब लोकसभा एडजर्न साइने डाई हो गया तो बात सही है कि राज्यसभा भी आज होने वाला है। पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि कल दोपहर तक हम ये मानकर चल रहे थे, हमने जी राम जी विधेयक का कड़ा विरोध किया लोकसभा में, हमने वॉकआउट भी किया, पर हम पूरी तरीके से तैयार थे कि आज वायु प्रदूषण पर एक चर्चा होगी लोकसभा में। यह एक दिखावा है सरकार की ओर से कि हम चाहते थे बहस और कांग्रेस नहीं चाहती थी। यह बिल्कुल गलत है, इसका मैं पूरा खंडन, 100% खंडन करना चाहता हूं। हम चाहते थे, नोटिस हमने दिया, मांग हमने की, सुझाव हम देने वाले थे, पर वो सरकार जो संसद में कहती है कि वायु प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, वो वायु प्रदूषण पर चर्चा से भाग रही है। मैं सीधा कह रहा हूं, बिल्कुल किंतु परंतु नहीं है। जो सरकार लिखित में, और ये तीसरी बार हो रहा है, 3 बार पिछले 1 साल में सरकार ने संसद में कहा है कि एयर पोल्यूशन का कोई असर नहीं मृत्यु के दर पर, बीमारी पर, कोई सबूत नहीं। ये बिल्कुल गलत है, तथ्यों के खिलाफ है। और यही क्योंकि उनका खुलासा होने वाला, पर्दाफाश होने वाला था, हम सबूत पेश करने वाले थे कि क्या असर है वायु प्रदूषण का लंग डिसीज पर, फेफड़ों की क्षति पर और मृत्यु के दर पर। इसलिए सरकार भाग रही है। सरकार एक दिखाया, एक बहाना, हम तैयार हैं, पर जब वक्त आया चर्चा के लिए, उन्होंने कल लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया और आज वही होने वाला था जो राज्यसभा में। अंत में मैं ये जो नया अधिनियम आया है, जो लोकसभा में पारित हुआ हंगामे के बीच में, राज्यसभा में कल रात को 1 बजे, करीब 12 बजे रात को पारित हुआ हंगामा के बीच में, ये जो अधिनियम महात्मा गांधी नरेगा 2005 को रिपील करता है और एक नया अधिनियम बनाया गया है, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक जब गुवाहाटी में अप्रैल 2002 में हुई, 15 सीएम मौजूद थे गुवाहाटी में, उसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी थे, बड़े बड़े हमारे नेता थे। और उस गुवाहाटी के बैठक में अप्रैल 2002, उस गुवाहाटी के बैठक में पहली बार हमारे प्रस्ताव में ये लिखा गया, गुवाहाटी रेजोल्यूशन में, कि सरकार को, केंद्र सरकार को रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाना चाहिए। एक्ट, प्रोग्राम नहीं, स्कीम नहीं, रोजगार गारंटी एक्ट लाना चाहिए। उसके बाद में 2004 के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था
कि हम रोजगार गारंटी एक्ट लाएंगे, कानून बनाएंगे 100 दिन का, और ये हमने कहा भी था 100 दिन का होना चाहिए। उसके बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना यूपीए 1 का, और जुलाई 2004 से लेकर अगस्त 2005 तक, यानी कि 13 महीनों के लिए इस विषय पर देश भर में चर्चा हुई। पहले एक मसौदा तैयार किया गया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की ओर से, उसके बाद में उस मसौदे पर सरकार में चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया, पेश किया गया। तब के ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे, और वो बिल रोजगार नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्थायी समिति को भेजी गई, और स्थायी समिति की अध्यक्षता कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के एक महत्वपूर्ण प्रमुख सांसद, वे अध्यक्ष थे इस समिति की। और समिति ने इस पर कुछ 7-8 महीने बहस की। तब अंत में अगस्त 2005 में यह कानून बना। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना, सर्वसम्मति से बना, सकारात्मक सर्वसम्मति से बना, सभी पार्टियों की अनुमति के बाद ही बना, स्थायी समिति के विचार विमर्श के बाद, स्थायी समिति के विश्लेषण के बाद ही बना। तो जरा तुलना कीजिए, जिस तरीके से विकसित भारत जी राम जी विधेयक लाया गया था, 2 दिन पहले हमें जानकारी मिलती है, समिति को भेजी नहीं जाती है, इस पर हम संशोधन भी नहीं दे सकते क्योंकि समय बहुत कम है, और यह पारित होता है। मैं कहना चाहता हूं, पहला और सीधा असर इस नए अधिनियम का हमारे समाज के कमजोर वर्गों पर होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और खेत मजदूर और महिलाओं को ही मिलता है। तो सीधा असर इसका, जैसे 3 काले कृषि कानून थे जिसका असर सीधे किसानों पर पड़ा, इस अधिनियम, इस कानून जो बनाया जाएगा, अभी नोटिफाई किया जाएगा, उसका असर समाज के हर वर्गों पर, और खास तौर से जो रोजगार मांगते हैं, रोज रोजगार मांगते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मनरेगा को कहा जाता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और कहीं आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो यहां आपको मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। वो अभी खत्म हो चुका है। दूसरा असर होगा इसका राज्यों पर। मनरेगा में औसत के तौर से 90% खर्चा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, और राज्यों का योगदान करीब 10% हुआ करता था। अभी न केवल कानूनी हक छीना गया है, एक स्कीम बनाया गया है, नौकरशाही स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम, पर यह 60-40 के अनुपात में, 60-40 रेशियो में लागू किया जाएगा। राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा,
उनकी वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है और सभी राज्यों में आप देखेंगे उनकी वित्तीय स्थिति और भी कमजोर होगी। ये कानूनी हक नहीं है, ये सरकारी परियोजना है। किस आधार पर अलग अलग राज्यों को दिया जाएगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। किसको रोजगार मिलेगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। कहां रोजगार मिलेगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। किस तरह का रोजगार मिलेगा वो केंद्र सरकार तय करेगी। ऐसा केंद्रीयकरण, भयंकर केंद्रीयकरण मैंने कभी नहीं देखा है। क्योंकि मनरेगा का एक महत्वपूर्ण मकसद था पंचायतों का सशक्तिकरण। पंचायतों को पैसा जाता था, जो परियोजनाएं थी वो पंचायत तय करती थी, आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। अभी केंद्र सरकार तय करेगी कहां रोजगार, कब रोजगार, किसको रोजगार। तो ये बिल्कुल, ये सिर्फ नाम बदलाव नहीं है। महात्मा गांधी का नाम तो हटाया ही दिया है, वो बात है, वो हकीकत है। पर उसके अलावा और बहुत गंभीर परिवर्तन लाए गए हैं, मूल परिवर्तन लाए गए हैं, बेसिक कैरेक्टर बदला गया है। एक कानूनी हक जो संविधान से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से आया कानूनी हक, वो कानूनी हक को समाप्त किया गया है। और ये एक जाने मानी साजिश है। पहला आरटीआई को खत्म किया, वो पहला कानूनी हक यूपीए सरकार का आरटीआई था। आरटीआई को खत्म किया, कल मनरेगा को खत्म किया। मैं आज कहता हूं तीसरा निशाना वन अधिकार अधिनियम होगा, चौथा निशाना भूमि अधिग्रहण कानून होगा। ऐसे तो भूमि अधिग्रहण कानून में काफी बदलाव लाए गए हैं, पर उसको पूरा भी समाप्त कर सकते हैं। और एक दिन आएगा जब खाद्य सुरक्षा कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिया गया था, उस पर भी कई सवाल खड़े किए जाएंगे। तो साथियों, ये जो हुआ है ये एक प्लान है, एक रणनीति है। ये जो अधिकार दिए गए थे लोगों को, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदिवासियों के लिए जमीन का अधिकार, किसानों के लिए अपने जमीन का अधिकार, गरीब परिवारों के लिए, जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये सब समाप्त किए जा रहे हैं। इस पर विचार विमर्श नहीं, मशवरा नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में कोई इस पर बातचीत नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। और अचानक जबरदस्ती जो हमने देखा है लोकसभा में और राज्यसभा में पिछले 2 दिन से, ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर चलाया गया है। मनरेगा में बुलडोजर चलाना, उस पर रोक लगाई गई है क्योंकि मनरेगा रोजगार का कार्यक्रम है, पर इन्होंने बुलडोजर चलाया है संसद में। पहले लोकसभा में चलाया, बाद में राज्यसभा में चलाया। और मैंने कई मंत्रियों से, कई सांसदों से, बीजेपी के सांसदों से पूछा कि क्यों आप जबरदस्ती बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों आप 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं होने देते हैं। और सभी का जवाब एक ही था। ऐसा देखकर बोले कुछ नहीं, उंगली उठाकर ऊपर देखे।
यही था। आज भी मैंने किसी से पूछा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेचारे वो निशाना बन जाएंगे, पर सभी के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों इतनी जल्दबाजी की गई, क्यों जबरदस्ती? मैं 3 साल तक ग्रामीण विकास मंत्री रहा। 2012 में ये समीक्षा रिपोर्ट निकाली गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका विमोचन किया था। ये उपलब्ध है हमारे वेबसाइट पर। महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2006 से लेकर 2012, 6 साल का अनुभव। महात्मा नरेगा का क्या असर है, इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसमें जिक्र किया गया, इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके आधार पर मनरेगा 2.0 बना। कुछ लोगों को याद होगा मनरेगा 2.0 की घोषणा की गई, पर जो कुछ हमने किया सभी से बात करके ही किया, और खास तौर से राज्यों से। मैं चुनौती देता हूं सरकार को, आप बताएं किस राज्य सरकार के साथ आपने वीबीजी राम जी का मसौदा आपने विचार किया? बताइए, किस मुख्यमंत्री से आपने बात की, किस राज्य सरकार से आपने सलाह ली, कमेंट्स मांगे, किस राज्य सरकार से? स्वयंसेवी संस्थाओं छोड़िए, क्योंकि आधे स्वयं सेवी संस्थाओं के खिलाफ आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़े हुए हैं और कुछ लोग जेल में हैं, उनको छोड़िए। सांसदों को छोड़िए, राजनीतिक पार्टियों को छोड़िए, राज्य सरकारों के साथ आपने क्या बात की, ये तो जानकारी दीजिए। कौन सी आपने मुख्यमंत्री यूपी से बात की, आपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बात की, आपने मुख्यमंत्री बिहार से बात की, और मैं चुनौती देना चाहता हूं, आपने मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से बात की, जो आपके दो स्तंभ हैं, जो दल हैं जो आपको समर्थन देते हैं, टीडीपी और जेडीयू। क्या आप नीतीश कुमार से बात की? क्या आप चंद्रबाबू नायडू से बात की, जो घटक दल हैं एनडीए के? एनडीए में बात हुई, एनडीए पार्टियों से बात हुई ना। एक व्यक्ति ने तय किया जी राम जी बिल आएगा, सॉरी वीबीजी रे राम जी बिल आएगा, और वो पारित हुआ। तो साथियों, ये रहा इस प्रदूषणकालीन सत्र की कहानी। 15 दिन का सेशन था। अभी अगले 45 दिनों में बजट सेशन आने वाला है। वो एक लंबा सेशन होगा, 2-2.5 महीने का सेशन होगा। उसमें भी अचानक कुछ ऐसे बिल आ सकते हैं, उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते। पर मैं समझता हूं कि इस सेशन में जो हमने देखने को मिला, लोकतंत्र की और हत्या हुई, इतिहास को और तोड़ मरोड़ा गया, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े महानुभाव, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को और बदनाम और अपमान किया गया। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। किसान संगठन सड़क पर उतरे जब 3 काले कानून पारित हुए, और प्रधानमंत्री को 19 नवंबर 2021 को इन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। किसान संगठनों का दबाव और प्रभाव, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है 27 तारीख को, और इस पर जरूर बहस होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस बैठक के बाद क्या हमारा एक्शन प्लान है इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने के लिए, ये
संदेशा पहुंचाने के लिए कि कानूनी हक छीना गया है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेताओं का अपमान हुआ है, पार्लियामेंट का अपमान हुआ है, संस्थाओं का नज़रअंदाज किया गया है। ये सब किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों में, ज़िलों में, अलग अलग पंचायतों में कांग्रेस पार्टी क्या अभियान चलाएगी, उस पर विचार विमर्श होगा। और 27 तारीख को मैं समझता हूँ हम एक उस जो हमारा अभियान होगा उसको हम कुछ अंतिम रूप देकर जनता के सामने रखेंगे। पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, न केवल इसके कारण कि हम जिम्मेदार थे मनरेगा बनाने में, इसका कारण ये नहीं है क्योंकि हमारे वक्त मनरेगा बना और हमारे ही सरकार के समय मनरेगा लागू हुआ, वो कारण नहीं है। कारण ये है कि मजदूरी के खिलाफ ये नया अधिनियम लाया गया है, ये वंचित वर्गों के खिलाफ है, कमजोर वर्गों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, खेत मजदूरों के खिलाफ है। और हमारे जो वक्ता थे कल, खास तौर से मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, हमारे एलओपी, तीनों ने काफ़ी विस्तार से अपनी बात रखी और ये कहा किन किन कारणों के वजह से हम समझते हैं कि जो नया अधिनियम लाया गया है न केवल राष्ट्रपिता का अपमान है, पर इसके प्रावधान बड़े खतरनाक साबित होंगे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, राज्य सरकारों के लिए। शुक्रिया। या संजय, शब्द वन सेकंड। जयराम, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने मनरेगा को हटाने की जो बात की है ड्यूरिंग कोविड, खास करके बिटवीन 2020 to 2022, we have seen the two UPA era schemes, the Manrega and the Food Security Act, was the lifeline for millions of rural Indians during the pandemic period. Now, the government has argued कि पिछले 10 सालों में, पिछले 20 सालों में करीब 25% पॉवर्टी कम हुई है, and Manrega had structural problems, citing various state experiences, structural problems, and the act was for 2005, and we need a new act specifically focusing on 4 areas including climate change and infrastructure, agriculture. Do you buy this argument, and what would be your argument against it? हिंदी में बोल दीजिए। पहले तो ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि महात्मा गांधी नरेगा का जितना विश्लेषण हुआ है हमारे देश में और अलग देशों में, हमारे देशी संस्थाओं द्वारा और विदेशी संस्थाओं के द्वारा, मैं समझता हूँ किसी और कानून, किसी और कार्यक्रम, किसी और परियोजना का विश्लेषण नहीं हुआ है। और सारे विश्लेषण का सारांश जो 2012 तक किए गए थे इस रिपोर्ट में है। और ये कहता क्या है? 3 चीजें हैं कि मनरेगा के वजह से जिन मजदूरों को काम नहीं मिल पाता था, लास्ट रिजॉर्ट जैसे मैंने कहा, वो दरवाजा खोला गया। कमजोर वर्ग, सबसे कमजोर वर्ग में सबसे कमजोर, उनको ये रोजगार मिला। दूसरा जो असर देखने को मिला, उनकी बार्गेनिंग शक्ति जो है मजदूरी दर के लिए, वो और बढ़ा, और मजबूत हुआ। संकट प्रवर्जन घटा। ये बात लोकसभा राज्यसभा में नहीं बताई गई, पर मैं आज आपको बता रहा हूं,
संकट प्रवर्जन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो देखा जाता था उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रेस माइग्रेशन बढ़ा, क्योंकि इस महात्मा गांधी नरेगा का मकसद था जहां काम का डिमांड होता है वहीं रोजगार दिया जाएगा। डिस्ट्रेस माइग्रेशन बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि थी। और चौथा, ग्राम पंचायतों को पहली बार धनराशि मिल रही थी, सीधे धनराशि मिल रही थी, राज्य सरकारों को नहीं, राज्य सरकारों को तो मिलता ही था, पर ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण हुआ। अभी ये कहना कि मनरेगा 2005 में ये बात सही है कि अधिनियम बदला नहीं, पर इंप्लीमेंटेशन में कई सुधार लाए गए 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। जल संरक्षण को देकर प्राथमिकता पहली बार, जब मैं मंत्री था, मैं अपने बारे में कहना नहीं चाहता हूं, पर पहली बार क्लाइमेट चेंज जो आज सरकार कह रही है, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज को मुकाबला करने की क्षमता स्थानीय समुदायों के लिए मनरेगा में शामिल किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए मनरेगा में शामिल किया गया। तो यह कहना कि मनरेगा के वजह से सिर्फ गड्ढे खोदे जाते थे या सड़कें बनती थी, गलत है। जल संरक्षण को लेकर कई तालाब, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था, राज्यों से साथ हम बातचीत करते थे। कितनी बार मैं खुद बिहार गया हूं, बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है कि इसको और हम बेहतर कैसे बनाएं, बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, जो खास तौर से गरीबी जहां ज्यादा है। तो ये देखिए, ये अगर आप ये अधिनियम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ये एक चीज बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार की भूमिका, सब केंद्र सरकार, गति शक्ति केंद्र सरकार तय करेगी। किस मापदंड, किस मानक के आधार पर आप किन राज्यों को धनराशि दोगे, आवंटन कैसा होगा, कौन तय करेगा? पुराने जमाने में फॉर्मूला हुआ था। पुराने जमाने में 2014 के पहले गाडगिल फॉर्मूला हुआ करता था। बाद में वो गाडगिल फॉर्मूला गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला बना, प्रणब मुखर्जी के नाम पर। एक फॉर्मूला था ना, पारदर्शिता थी, सब लोग जानते थे। पर अब सरकार तय करेगी। कांग्रेस की सरकार है, पैसा नहीं देंगे। आज हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, मनरेगा रोक दिया गया था पिछले 3 साल से। तो मनमानी, अपनी मर्जी, क्या फॉर्मूला है आप बताते क्यों नहीं है? मंत्री ने उसका तो जवाब नहीं दिया। मानक क्या होंगे? एलोकेशन होगा, एलोकेशन होगा। अच्छा, एक बात इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं हुई है। सभी लोगों ने सिर्फ राज्यों के स्तर पर एलोकेशन की बात की है, पर यहां तो लिखा हुआ है पंचायत के स्तर भी हो आप तय करोगे। और यही तो दिग्विजय सिंह जी कल बता रहे थे राज्यसभा में कि न केवल आप राज्यों को तय करोगे कितना पैसा मिलेगा, पर आप यहां बैठकर तय करोगे हमारे देश के जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, किस पंचायत को कितना पैसा मिलेगा और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भयंकर केंद्रीकरण है। केंद्रीयकरण भयंकर, सबसे बड़ा भयंकर केंद्रीकरण किसी अधिनियम के द्वारा नहीं देखा गया है, मैं समझता हूं, पिछले कई दशकों में। तो ये बात कहना कि हम परिवर्तन लाए 2000, जब कानून बना 2005 में, अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, और मैं आपका इसका प्रमाण दे रहा हूं। मनरेगा 2 आया, हमेशा हम परिवर्तन करते गए, पर हमने ढांचा बदला नहीं, कानूनी हक रहा। ये बात याद रखिए, कानूनी हक रहा,
डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम रहा, कोई एलोकेशन नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि पिछले 4 साल से कोशिश की जा रही है कि हम डिमांड को कैसे घटाएं। बायोमेट्रिक, आधार, फेशियल रिकॉग्निशन, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जरूरी है। हमारे समय में भी जब कोई तालाब रिस्टोर किया जाता था, उसकी फोटो अपलोड करने की जरूरत पड़ती थी। जब कोई सड़क बनता था, उस फोटो अपलोड करना अनिवार्य था। पर आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो डिमांड घटाने के लिए नहीं। तो ये एक तरह से इन्होंने, पहली बात तो ये थी कि 13 तारीख दिसंबर को कहा गया, आपको याद दिला दूं, कई लोगों ने मुझे कहा, क्या सर इस सेशन में मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, पूज्य बापू का नाम लिया जा रहा है? आपको याद होगा, पूज्य बापू का नाम लिया जा रहा है। तो मैंने कहा, नाम पूज्य बापू रहेगा तो क्या आपत्ति हो सकती है, पूज्य बापू ही है। पर ये तो सिर्फ नाम बदलाव नहीं है, ये तो ढांचा है, पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर। और महात्मा गांधी नरेगा को रिपील किया गया है, यानी कि इसको हटाया गया है। ये संशोधन नहीं है, ये एलिमिनेशन है, ये अमेंडमेंट नहीं है। हाँ जी। सर, एक और बात किरण रिजिजू जो है, उन्होंने ये बात कही कि विपक्ष को धन्यवाद करना चाहिए कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार या यूं कहें एसआईआर पे बात करना चाह रहे थे और मौका मिला आप लोगों को। लेकिन अब जबकि सारे सवाल जो हैं विपक्ष के थे, उनका जवाब सदन के अंदर ही दे दिया गया है। अब कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए चुनाव प्रक्रिया और एसआईआर को लेके, चुनाव प्रक्रिया को लेके, और विपक्ष को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी डिमांड को हमने माना। देखिए, गृह मंत्री ने जवाब दिया लोकसभा में चुनाव सुधार के चर्चा के संदर्भ में, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने एक बात बताई जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियादी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा कांग्रेस पार्टी से और अन्य पार्टी से सुझाव मांग रहा है चुनाव सुधार के लिए, और पार्टियां ने सुझाव नहीं दिए हैं। यही तो कहा गृह मंत्री ने। इसका मैं पूरा खंडन करना चाहता हूं। हमने कई बार, और हमारे ओर से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सभी लोगों ने चुनाव आयोग को लिखा है कि क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया, जो प्रणाली है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए। मेरा एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जून 2023 से लेकर, ये बात सुननी चाहिए आप लोगों को, जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक हम बार बार चुनाव आयोग से समय मांगते रहे वीवीपैट के मुद्दे पर। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई 18 दिसंबर को, एक प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव की कॉपी चुनाव आयोग को पहुंचाया गया और उस प्रस्ताव के पक्ष में एक नेता का हस्ताक्षर भी था। हालांकि 1 महीने बाद उन्होंने पलटी मारी, पर जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक बिहार के मुख्यमंत्री सारे सुझाव हम दे रहे थे, उनका समर्थन था। हमें चुनाव आयोग से कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और मैंने एक दिन कह दिया, आपको याद नहीं होगा, कि हम अपॉइंटमेंट मांगते हैं, चुनाव आयोग डिसअपॉइंटमेंट करता है। हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला वीवीपैट के मुद्दे पर। हमने कई सिफारिशें दी हैं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी कल और परसों लीडर ऑफ द हाउस ने इसको दोहराया, तो हमने चुनौती स्वीकारी है
और कांग्रेस पार्टी एक दस्तावेज तैयार कर रही है चुनाव सुधार को लेकर, और हम चुनाव आयोग को पेश करेंगे अगले 2-3 हफ्तों में। क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस ने कह दिया उठकर कि आप करते नहीं हो, आप पेश नहीं करते हो, तो हमने चुनौती स्वीकारा है। और जो सारी हमने सिफारिशें दी हैं, एक जगह में हम सारे सिफारिशों को इकट्ठा करेंगे। और राहुल जी ने तो 4 मांगे रखी थी अपने भाषण में, उसके अलावा और भी हैं। चुनाव प्रक्रिया को और कैसे पारदर्शी बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए, और हम जल्दी ही चुनाव आयोग को इसको पेश करेंगे। तब देखना है कि क्या हो, हमें समय देगी कि नहीं। पर मैं कहना चाहता हूं, सुपूत है मेरे पास, मैं खुद मुख्य चुनाव आयोग को 3 बार लिखा हूं, जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, कि हम इंडिया गठबंधन की ओर से सारे नेता आपसे मिलना चाहते हैं वीवीपैट के इशू को लेकर। क्या ये चुनाव सुधार का इशू नहीं था? ईवीएम का चुनाव सुधार का इशू नहीं था? हमें मिले ही नहीं, समय मिला ही नहीं। पर जो चुनौती हमें दी गई है हमने स्वीकारा है, और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव सुधार को लेकर हमें दस्तावेज तैयार करेंगे और चुनाव आयोग को देंगे, लीडर ऑफ द हाउस को देंगे, गृह मंत्री को देंगे, ताकि वो उस पर आगे कदम उठाएं। प्रदूषणकारी सत्र है, but how would you describe this entire session in a single line, and on the government's pleas on this rural employment scheme? प्रदूषण बाहर, प्रदूषण अंदर, इसीलिए मैंने कहा प्रदूषणकालीन सेशन है ये। प्रदूषण बाहर और प्रदूषण भी अंदर, क्योंकि जिस तरीके से वंदे मातरम डिबेट में इतिहास को तोड़ मरोड़ा करके पेश किया गया, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया परमाणु ऊर्जा बिल को लेकर और मनरेगा को खत्म करने के बिल को लेकर, दोनों बिल, हालांकि उस पर बहस हुई, न्यूक्लियर बिल पर भी बहस हुई, और सरकार ने कह दिया, ये जो आपने मुझे सवाल पूछा था, पहले दिन ही सरकार ने कह दिया अचानक कि हम वंदे मातरम पर बहस चाहते हैं। तो हमने कहा अगर आप वंदे मातरम पर बहस चाहते हैं तो हमें चुनाव सुधार पर आप चर्चा कीजिए। तब उन्होंने कहा पहले वंदे मातरम, पहले बाद में चुनाव सुधार। हमने बोला ठीक है, अगर आप मान रहे हैं ठीक है। बाद में कह रहे हैं कि आप एसआईआर पर बात नहीं कर सकते, चुनाव आयोग पर बात नहीं कर सकते। उन्होंने सीमा लगाने की कोशिश की कि किन विषयों हम उठा सकते हैं चुनाव सुधार के संदर्भ में। तो ये उनकी मजबूरी थी, उनकी प्राथमिकता थी, पहली प्राथमिकता थी कि वंदे मातरम पर बहस हो। और प्रधानमंत्री G2 के मन में था कि ये मनरेगा निकलेगा, पर वो निकलेगा आखिरी 2 दिन में। देखा, इनकी रणनीति ये है कि जो बम विस्फोट होता है, जो ये अपने बम फोड़ते हैं, वो सेशन के आखिरी 2-3 दिन में फोड़ते हैं, किसी को पता नहीं चलता, उनके सांसदों को भी पता नहीं, उनके मंत्रियों को भी पता नहीं, स्पीकर को पता नहीं, चेयरमैन साहब को पता नहीं, अचानक ये बिल आ जाता है। ये पिछले सेशन में भी यही हुआ था, आपको याद है, और इस सेशन में भी होगा। बजट सेशन में तो बजट पर चर्चा होगी, पर हो सकता है बजट में भी कुछ बजट सेशन के 2 दिन पहले एक नया कानून लाए, वन अधिकार अधिनियम को बदले, खाद्य सुरक्षा कानून को बदले, कुछ भी हो सकता है। And what would you say about the government's argument on this rural employment scheme, that it required basic changes over the years and that it would eradicate corruption and involvement of states by changing the ratio, so that states get more involved? So what would you say on that?
what was our demand? What was the demand made by the Congress party and other parties? In fact, many parties, YSRCP, BJP, so many parties, and the Congress party, that this bill be referred to a standing committee. Okay? It was not accepted in the Lok Sabha. It was bulldozed. Once it came into the Rajya Sabha, we couldn't demand standing committee. We could demand only select committee. What was the harm? In fact, I went to the extent of saying that give them 1 month. Give them a deadline of January 15th. Because they want to introduce this in the budget. ठीक है, आप बजट में लाना चाहते हैं ना, तो 15 तारीख की समय सीमा दीजिए समितियों को, और समिति को कहिए मुझे 1 महीने में आप रिपोर्ट पेश कीजिए, और उस पर आप जो वो कहेंगे उस पर आप विचार कीजिए, राज्यों से बातचीत। एक बैठक मुख्यमंत्रियों से नहीं हुई है कि ये सुधार हम लाना चाहते हैं, आपका विचार क्या है, आपकी राय क्या है। भाई अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, जब 90-10 का फॉर्मूला उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग रखिए, हिमाचल को अलग रखिए, उत्तराखंड को अलग रखिए, जम्मू और कश्मीर को अलग रखिए, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, जब 90-10 से 60-40 अनुपात बदल रहा है, ये तो चिंता का विषय है। तो किससे आपने बात की, ये बताइए, किससे बात की? हाँ, ये बात बहुत आसान है कहना, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा फरवरी 2015 में कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का एक स्मारक है, पर वही विफलता का स्मारक कोविड के समय आपको संजीवनी निकला। 2 ही संजीवनी थे आपके कोविड के समय, खाद्य सुरक्षा कानून और महात्मा गांधी नरेगा, और उसकी आपने कहा ये हमारी विफलताओं का प्रतीक है। और खाद्य सुरक्षा कानून, मैं आपको याद दिलाता हूं, भूलना मत कि मुख्यमंत्री गुजरात ने इसका लिखित में विरोध किया था 2013 में, सितंबर 2013 में कानून पारित हुआ ना, अधिनियम पारित हुआ, बिल पारित हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा कानून जो ड्राफ्ट था, बिल था, जो डिस्कशन पेपर था, उसके खिलाफ थे। हालांकि अगर आप देखें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कौन से 4 या 5 प्रमुख राज्य हैं जिसको ज़्यादा फायदा पहुंचा है, उसमें गुजरात शामिल है। सर, जयराम सर, तो ये जो मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी बिल आया है, वीबी जी राम जी बिल आया है, इस पर कल रात में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि जैसे 3 कृषि कानून वापस किए थे सरकार ने, वैसे ही हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं और गोली खाने को तैयार हैं। क्या रोड मैप होगा 27 तारीख को पार्टी का? क्योंकि 27 तारीख को उसी पर चर्चा होगी, उसी पर चर्चा होगी। क्योंकि हमने ये देखा कि पार्टी ज्यादा इंटरेस्ट नेशनल हेराल्ड केस में ले रही है। वेणुगोपाल चिट्ठी जारी करते हैं जीराम जी पर प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट नेशनल हेराल्ड पे होता है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का जो जजमेंट था वो इस बिल के पहले आया, एक दिन बाद 16 तारीख को या ना नेशनल हेराल्ड का जजमेंट, उसके बाद ही ये बिल आया। तो वो पहले से ही प्रक्रिया शुरू की गई थी। पर 27 तारीख को जो खड़गे जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, एलओपी ने कल रात को राज्यसभा में कहा कि हम तैयार हैं, मुकाबला करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, इसको लेकर वो 27 तारीख को इस पर विस्तार से चर्चा होगी और एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज और है। हाँ, इसी से जुड़ी हुई एक बात और है। आपने बहुत तीखी आलोचना की कि शीतकालीन नहीं, प्रदूषणकालीन सत्र और टैगोर का अपमान, महात्मा गांधी का अपमान, नेहरू का अपमान। लेकिन हमने इंटरेस्टिंगली देखा कि जब सेशन शनिवार हुआ तो शिष्टाचार चाय में शिरकत आप लोगों ने की। दोनों सदनों के स्पीकर, चेयरमैन के शिष्टाचार चाय में आप गए, प्रियंका गांधी स्पीकर के शिष्टाचार में गई, चाय में गई जहां पीएम भी थे, जो कि पहले कुछ सेशन से नहीं हम देखने को मिल रहा था।
तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं है, हम हमेशा जाते हैं, हमेशा जाया करते थे, पहले भी गए हैं स्पीकर के जो सेशन के अंत में बीच मीटिंग में होती कुछ सेशन में नहीं गए सर? 24 मानसून 24 से आप लोग नहीं जा एक रहे दो थे। बार इस हुआ बार ऐसा होगा, क्या हुआ कि एक दो बार हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि आज शिष्टाचार के अनुसार, जैसा कि आप कह रहे हैं, शिष्टाचार के अनुसार प्रधानमंत्री को मौजूद होना था चेयरमैन के बैठक में, पर वो प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। नहीं नहीं, स्पीकर वाले में मौजूद थे, चेयरमैन के बैठक में भी मौजूद होते हैं। शिष्टाचार अनुसार वो लोकसभा स्पीकर के बैठक में मौजूद होते हैं और चेयरमैन साहब के बैठक में भी मौजूद होते हैं, पर वो मौजूद नहीं थे। और लीडर ऑफ द हाउस मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे, और 2-3 मंत्री मौजूद थे, और विपक्ष के सारे नेता मौजूद थे, और अच्छी बातचीत हुई। और मैंने हमारे चेयरमैन साहब से एक सवाल किया कि मैंने दो चीज़ें कहीं। मैंने उनको कहा, पहली तो ये सेशन के पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, इस पर हमें बहुत आपत्ति हम जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप इसको लेते हैं, जिस गंभीरता से लेते हैं, और जो लिस्ट किया जाता है वो नहीं आता है, और जो लिस्ट नहीं है उसको आप बुलडोज करते हैं, तो क्या मतलब है इस मीटिंग को लेकर। और दूसरा सवाल जो मैंने किया कि कल या परसों सोमवार को 5 महीने होने वाले हैं हमारे संसदीय इतिहास में, जो पहले कभी नहीं हुआ है, अत्यंत अभूतपूर्व कांड जो घटा ठीक 5 महीने पहले, जब उपराष्ट्रपति को जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा। तो मैंने सवाल किया चेयरमैन साहब से, ये कैसी शिष्टाचार है, ये कैसी प्रथा है कि आप एक उपराष्ट्रपति जो पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए हैं, एक चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन बन चुके हैं, उनको विदाई समारोह नहीं दिया आपने। 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। वो उन्होंने ज़्यादा जवाब नहीं दिया, पर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 5 महीने हो गए और चेयरमैन साहब को अभी तक, पूर्व चेयरमैन साहब को अभी तक फेयरवेल नहीं दिया गया है। ये कभी नहीं हुआ है। Jairam, I have one नहीं, question. हमारे ओर से नहीं, सांसदों की ओर से, राज्यसभा की ओर से। Jairam, you have already. और मैं याद दिला दूं, वेंकैया नायडू के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री मौजूद थे, हामिद अंसारी साहब के अलविदा समारोह में प्रधानमंत्री मौजूद थे। हालांकि उस समारोह में उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की, बट फिर भी वो मौजूद थे। कब सभी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया। क्यों लिया गया अभी तक हमें मालूम नहीं, पर ठीक है आपने ले लिया, पर अलविदा क्यों नहीं दिया, उनको विदाई समारोह क्यों नहीं दिया। Jairam, I have one question. हमारी बात, मेरी बात नहीं, चेयरमैन साहब हम मेरे अच्छे मित्र। Jairam, one question. हमारे अच्छे दोस्त ही हमारे संपर्क में हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ। Jairam, one question from my end is that you initiated the debate. You Mike. You initiated the debate on this Shanti bill. I'm talking about the acronym in the Rajya Sabha. Now, just out of curiosity, in the backdrop of the ongoing US-India trade talks, was there any broad agreement between the opposition and the government that this bill has to be passed now? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हम चाहते थे कि शांति बिल भी सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। मैंने मांग की, मैंने खुद मांग की, मैंने 2 बार ही मांग की संसदीय कार्य मंत्री से, मैंने लीडर ऑफ द हाउस से भी मांग की कि इसको सेलेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए
और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के खुद एमपी हैं। हालांकि वो एमपी हमारे पार्टी के चीफ विप भी रहे थे पहले, वो अभी एमपी हैं, उनके एमपी हैं। तो मैंने कहा आप जाइए, उनको दीजिए और 1 महीने का समय दीजिए एंड गिव द रिपोर्ट। सरकार मानी नहीं। Just like the Manrega bill, our demand was that these 2 bills in the BAC, we all demanded that Shanti bill and G Ramji bill should be referred to a standing committee. When Lok Sabha had passed both bills and the bills came to Rajya Sabha, we demanded it go to a select committee. They did not, they were under a compulsion to pass the Shanti bill at the very earliest. That compulsion came from some other sources, and clearly the Prime Minister's instructions were that G Ramji bill किसी हालत में इसी सेशन में पारित होना है।